बड़ी खबर भी है, उसके पहले एक तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको, जहां बांग्लादेश से तस्वीरें आई हैं, जहां भारत विरोधी नारे लगे हैं। कट्टरपंथियों की जमात इस वक्त बांग्लादेश में उत्पात मचाने पर है। अल्लाह अकबर की नारेबाजी हो रही है। ये ढाका की तस्वीरें हैं, जहां भारत विरोधी भीड़ इकट्ठा हुई। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के अंदर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। आपको याद आएगा कि जिस वक्त मोहम्मद यूनुस सत्ता की तरफ बढ़ रहे थे, शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया गया, जिस वक्त हिंदू मंदिरों पर लगातार अटैक किए गए, जिस वक्त बांग्लादेश के अंदर पिछले साल लगभग नवंबर दिसंबर के बीच की बात है, जब बांग्लादेश के अंदर हिंदू पर चुन चुनकर अटैक हो रहे थे, वही चीजें वापस बांग्लादेश के अंदर दोहराती हुई दिखाई जा रही हैं। हिंदुओं को चुनकर अटैक किया जा रहा है, भारत के खिलाफ नारेबाजी है। लेकिन हिंसा का एक नया वीडियो भी सामने आया जो दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। सड़कों पर लाखों कट्टरपंथियों की भीड़ है। उस्मान हादी की मौत पर यह हिंसा भी हो रही है। आप देखिए जरा, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नया वीडियो है। जरा आपकी वहां की आवाज सुनिए। अवैध बांग्लादेशियों, अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर बांग्लादेशी ज्यादा बढ़े तो संभवतः कहीं भारत के अंदर वही हाल ना हो जाए जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। ऑपरेशन टॉर्च का दायरा बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऑपरेशन टॉर्च कंडक्ट होगा। काम की बात यह कि योगी का फोकस यूपी के बड़े 17 शहरों पर है। ये घुसपैठे के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं और यूपी पुलिस की टॉर्च जलने से कैसे घुसपैठियों की बत्ती गुल होने वाली है, इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाता हूं। 5, 4, 3, 2, 1। घुसपैठियों का फाइनल काउंटडाउन। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। जब सोता है पूरा प्रदेश, तब जागती है योगी फोर्स। चाहे दिन हो या रात, योगी फोर्स टॉर्च की रोशनी से हर संदिग्ध से मांग रही है कागज। हर व्यक्ति से पूछ रही है उनका पासपोर्ट कहां है, उनका आधार कहां है। आप लोगों का कोई आधार कार्ड वगैरह कहाँ है? यहाँ कमरा किराए पे कहाँ पे? तो यहाँ कितने लोग किराए पे? आप कब आए हो? 2-3 महीने हो। पंजाब से कहाँ से हो? तो लुधियाना से 3 महीने से यहाँ रह रहे हो। घूम के देश पे कितने सदस्य हैं आपके? 2-4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम बड़े हैं। कितने लोग किए हैं तुझे? हम लुधियाना से। कितने लोग किए हैं तुझे? ये पंजाबी नहीं जानते? पंजाबी इनको आती ही नहीं। से अपन लुधियाना से है। आप तो रहने वाले कहीं और के? पंजाब के। ये तस्वीरें हैं कानपुर की। कानपुर के एक बंगाली मोहल्ले की तस्वीरों में आपको योगी फोर्स का एक्शन नजर आएगा। सर्द रात में पुलिस की टीम ने लोगों के दस्तावेजों को चेक किया ताकि किसी भी तरह का अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या प्रदेश में न रह सके। चेकिंग के दौरान पुलिस को पता चला कि कॉलोनी में तमाम ऐसे लोग थे जिनके पूर्वज पाकिस्तान के रहने वाले थे, जो 70 के दशक में कानपुर आए थे। ये कानपुर की एक कॉलोनी तो बस ट्रेलर है, यूपी की पूरी पिक्चर तो धमाकेदार और धुआंधार है। मौजूद और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और ऑपरेशन टॉर्च जो है वो यहाँ पर चल रहा है। बांग्लादेशी और घुसपैठियों को लेकर लगातार जो है वो सरकार जो है वो अलर्ट पे है और यहाँ पर पुलिस कर्मियों को आदेश दिए गए थे। और यहाँ पर मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। RRF की जो टीम है वो यहाँ पर खुद ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है और सभी लोगों का, जितने भी यहाँ पर जो झोपड़पट्टी और झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, उनके आधार मांगे जा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि कहीं इन लोगों के बीच में कोई घुसपैठिया या फिर बांग्लादेशी तो नहीं रह रहा है। यूपी के हर जिले में स्पेशल टीमें बनाई गई। मुजफ्फरनगर में IPS अफसर टीम लीड कर रहे हैं। स्वाट और STF की मदद ली जा रही है। ऑपरेशन टॉर्च के फोकस जोन सेट किए गए हैं। खासतौर पर उन बस्तियों और झुग्गियों को चिन्हित किया गया है जहां बाहरी लोग ज्यादा रहते हैं।
डीएसपी हेमंत कुमार ये इस नाहिदा कॉलोनी में आ चुके हैं और ये इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। एक एक घर में ये जो तलाशी अभियान है, एक वेरिफिकेशन ड्राइव है, एक वेरिफिकेशन सत्यापन का जो अभियान है, वो बच्चों से भी बात कर रहे हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो परमानेंट यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, कहीं इनके बीच में कोई ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं रह रहा है। इसके लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस का अभियान है ये यहाँ पर चल रहा है। और यूपी में अवैध घुसपैठियों की घेराबंदी जब से शुरू हुई है तब से वाराणसी की झुग्गियों से 500 से ज्यादा संदिग्धों के फरार होने की खबर है। संभल से 6 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। मेरठ में 6500 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया था। इनमें से 3200 ने अभी तक सही दस्तावेज नहीं दिखाए हैं। ऐसी ही जांच के दौरान लखनऊ से निर्मला नाम की महिला पकड़ी गई। जब कागज मांगा गया तो निर्मला बांग्लादेश की नरगिस निकली। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका आधार, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर नोट कर लिया जाएगा। और जैसे किसी को दूर जाना है, दूसरे बस पकड़नी है या कल सुबह जाना है तो लोग यहाँ पे रहे आराम से। मगर अब अवैध घुसपैठियों की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। क्या काम करते हैं इधर? क्योंकि सीएम योगी के आदेश पर यूपी पुलिस ऑपरेशन टॉर्च के जरिए सूबे में छिपे घुसपैठियों को बेनकाब करने में जुट गई है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और कैराना से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच बड़ी खबर, उस्मान हादी की बॉडी को एयरपोर्ट लाया गया है। बांग्लादेश के हजरत शाहजलाल एयरपोर्ट ये बॉडी पहुंच चुकी है। उस्मान हादी की हत्या से बांग्लादेश में हंगामा लगातार जारी है। उस्मान हादी की जब हत्या की गई हजरतलाल शाहजलाल एयरपोर्ट पर उस्मान हादी की बॉडी को लेकर के आया गया और उस्मान हादी की मौत के बाद, उनकी हत्या के बाद पूरा बांग्लादेश उस वक्त उगला हुआ। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं। बांग्लादेश की पूरी इनसाइड स्टोरी आज आप राजनीति में देखने वाले हैं कि बांग्लादेश में मौजूदा वक्त में सड़कों पर क्या हो रहा है, 48 घंटों के अंदर क्या होगा और बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है। ये पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। तो उसके पहले दिखाता हूं आपको उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स के एक और एक्शन की तस्वीर। आपको याद हो कोडिंग सिरप को लेकर काफी हंगामा हुआ, काफी सवाल पूछे गए। सरकार का शिकंजा कोडिंग सिरप पर अब लगातार कसता जा रहा है, लेकिन अब कार्रवाई के साथ राजनीति भी तेज हुई। सीएम योगी ने कोडिंग कारोबार का सीधा माफिया और समाजवादी पार्टी का कनेक्शन जोड़ दिया तो विपक्ष ने भी पलटवार किया और पलटवार करते हुए विपक्ष क्या कह रहा है ये दिखाता हूं। ये बिना सत्ता के संरक्षक से इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं न कहीं सामने आएगी। योगी का कोडीन ऑपरेशन, माफिया का सियासी कनेक्शन। कोडीन के कारोबारी का जहर निकालेंगे योगी। यूपी में जहरीले कोडीन सिरप बेचने वालों पर योगी का हंटर चल रहा है। शहर शहर कोडीन बेचने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। योगी फोर्स कोडीन के कारोबार का टेरर एंगल भी तलाश रही है, क्योंकि जानकारी मिली है कि कोडीन की काली कमाई का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में भी किया जा रहा था। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोडीन के पूरे खेल में समाजवादी पार्टी के माफिया कनेक्शन की ओर इशारा करके यूपी का सियासी पारा बढ़ा दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। अब ये जान लीजिए कि आखिर योगी ने कोडीन मामले में समाजवादी पार्टी को लेकर बयान क्यों दिया। दरअसल यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी ने कोडीन को लेकर सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग की थी। बाकायदा समाजवादी पार्टी के विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे थे और कोडीन की तख्तियां भी लटका रखी थी। से आए हैं विधानसभा सेशन में हिस्सा लेने के लिए और देखिए साइकिल पे लिखा हुआ है, जादुई कफ सिरप पीने वाला मर जाता है, बेचने वाला दौलतमंद हो जाता है, सत्ता का संरक्षण
पाता है फिर विदेश निकल जाता। किसको लेकर ये बोले हैं? देखिए लगातार, क्योंकि जब से कफ सिरप का ये मामला आया है, उस मामले में आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री के जात के लोग हैं उनको बचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। गरीब मासूम बच्चों की जान चली गई, और जो लोग बेच रहे थे अरबपति खरबपतियों की, कोई विदेश चला गया, और बाबा का बुलडोजर कहाँ चला गया। लेकिन योगी ने कोडीन कारोबारी का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया और शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। योगी के तर्कश से तीर निकला तो सीधे निशाने पर जा लगा। अखिलेश यादव ने भी शायराना अंदाज में पलटवार की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। अखिलेश का सिग्नल क्या मिला? कोडीन को लेकर पक्ष और विपक्ष में संग्राम छिड़ गया। घोटाले से मौतें हुई हैं, ये बिना सत्ता के संरक्षक से इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता है। तो इसकी जांच केंद्रीय संस्था से कराएं। समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखेगी। वो हमेशा असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये केवल झूठ इसलिए बोलते हैं कि सत्ता की भूख इन्हें झूठ बोलने पर मजबूर करती है। योगी जी अपने खास लोगों को, अपने दल के लोगों को बचाने के लिए इस तरह की अनगढ़ बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं कि केस किसी तरह डाइल्यूट हो जाए। लेकिन समाजवादी लोग दृढ़ संकल्पित हैं, कफ सिरप से जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी, और इसलिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के जो आरोप लगाने का काम कर रही है, उसके आरोप में दम नहीं, वो स्वयं फंसती हुई नजर आ रही है। इसकी जांच। यानी पहले ही दिन यूपी विधानसभा में हंगामे की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है और ये तय है कि 24 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कोडीन पर टेंशन जारी रहेगी। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में एक बात और तय मानी, यूपी में किसी ने भी अगर बेटियों पर बुरी नजर डाली तो उसका इलाज बुलेट से हो रहा है। बलिया की उदाहरण देता हूं मैं आपको। बलिया में 24 घंटों के अंदर बेटी से बर्बरता करने वाले का यह हाल हुआ है। हाफ एनकाउंटर यूपी पुलिस कर चुकी है, लंगड़ा बना दिया गया। तो ये संदेश एक है और संदेश साफ है कि अपराध करोगे तो या तो जेल खा जाओगे या गोली खा करके ऐसे लंगड़ाओ। योगी राज, अपराधियों का शर्तिया इलाज। जितने दुर्दांत माफिया थे, इस सबको भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। बेटी पर बुरी नजर डाली, यमराज से मिलने की गारंटी। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। ऑपरेशन खल्लास, एक्शन में योगी फोर्स। सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। यूपी में क्राइम करोगे तो गारंटी है लंगड़ा बनोगे, क्योंकि क्राइम फ्री यूपी के मिशन को लेकर सीएम योगी साफ मैसेज दे चुके हैं और इसी का असर है कि एक बार फिर योगी फोर्स ताबड़तोड़ एक्शन में दिखी। बलिया से लेकर आगरा तक और मुजफ्फरनगर से लेकर कौशाम्बी तक योगी फोर्स के डर से अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस है, जहां अपराधी या तो लंगड़ाकर कानून के आगे झुकता है या फिर सीधे यमराज से मिलने का टिकट कटता है। बलिया की 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बर्बरता करने वाले हैवान का योगी फोर्स ने 24 घंटे के अंदर ही हिसाब कर दिया। 18 दिसंबर की शाम को सबलू ने मुजौना गांव की 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही 19 दिसंबर की रात को उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया गया और बलिया की बेटी के गुनहगार को धर दबोचा। बलिया पुलिस ने सबलू के पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। उसके पास से तलाशी में एक अदद तमंचा, एक खोखा कारतूस तथा एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को सीएससी सीआर भेज दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा में योगी फोर्स का सख्त एक्शन एक बार फिर देखने को मिला। महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति साफ नजर आई। यूपी पुलिस की टीम ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर अपराधियों को दबोच लिया। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी उपदेश और फुरौकी के पैर में गोली लगी।
पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, वारदात में इस्तेमाल बाइक और छीनी गई चेन बेचकर हासिल की गई नकदी भी बरामद की है। कौशाम्बी में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। मंझनपुर थाना इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान आर्यन नाम का गौ तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा। वहीं उसके 3 साथी पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। प्रारंभिक पूछताछ में सभी अभियुक्तों ने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया है कि उनके द्वारा समय समय पर गैंग बना करके भैंस चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई भी प्रचलित। मतलब साफ है कि यूपी में अपराधियों को योगी सरकार से फाइनल वार्निंग मिल चुकी है, या तो अपराध छोड़ दो, नहीं तो यूपी ही छोड़ दो, क्योंकि यूपी में क्राइम किया तो बुलेट वाला हिसाब पक्का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करीब 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार, चमचमाती BMW, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड एंडेवर, रौबदार थार, दुबई में क्रूज पर मैरिज, ये सब कुछ उन्नाव के अनुराग द्विवेदी ने महज 26 साल की उम्र में हासिल कर लिया। गांव में साइकिल पर चलने वाला अनुराग बस 2 साल में करोड़ों का मालिक बन गया। इतना पैसा कमाया कि ईडी की रडार पर आ गया। सवाल उठे कि अनुराग द्विवेदी ने इतने कम वक्त में इतना पैसा कहां से कमाया? इतने कम वक्त में गाड़ी, बंगला, कार कहां से आया? क्या अनुराग ने YouTube से करोड़ों की कमाई की? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए ईडी की टीम यूपी के उन्नाव जिले में अनुराग के गांव पहुंची और करीब 18 घंटे तक उसके करोड़ों की संपत्ति की जांच की। अनुराग के पिता ने बताया कि ईडी ने उनसे 2 मोबाइल फोन लिए, एक उनका और उनके चाचा का। इसके साथ साथ जमीन जायदाद से जुड़े हुए तमाम कागजात लेकर गई है। ये जो संपत्ति कमाई गई है, अनुराग के घर वाले, अनुराग के पिता जो क्लेम कर रहे हैं कि एक पाई का हिसाब किताब है, और पिछले 3 साल में उसने 5 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में भी अदा किया है। ये वैध है या अवैध, इसका जवाब तो ईडी या जांच एजेंसियां ही देंगी। ईडी ने अनुराग के घर रेड क्यों मारी और इसमें क्या क्या पता चला, ये बताने से पहले आपको बता दें कि इस यूट्यूबर पर कानून का शिकंजा क्यों कसा। दरअसल 24 साल का अनुराग द्विवेदी देखने में भले ही साधारण युवक लगता हो, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं है। पिछले महीने 22 नवंबर 2025 को अनुराग एक बार फिर सुर्खियों में आया जब उसने दुबई में शादी की। ये शादी क्रूज पर आयोजित की गई थी, जिसमें रिश्तेदारों और करीबी लोगों को दुबई लाने ले जाने की पूरी व्यवस्था भी अनुराग ने खुद की थी। शादी की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। छोटे से गांव से निकलकर इतनी कम उम्र में इतनी शानो शौकत वाली शादी करना लोगों को हैरान कर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने इतनी अकूत दौलत कहां से कमाई। अनुराग की तेज तरक्की और 7 स्टार लाइफ स्टाइल ने उसे ईडी के रडार पर भी ला दिया। ईडी ने गैर कानूनी ऑनलाइन बेटिंग केस में यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की, जिससे बेटिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने और उन्हें आसान बनाने में भूमिका का पता चला। अनुराग पर आरोप है कि उसने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी ऐप्स के जरिए अवैध तरीके से पैसा कमाया। अनुराग ने जिन ऐप्स का इस्तेमाल किया वो भारत में गैर कानूनी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी PMLA के तहत ये कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को छिपाने और उन्हें वैध दिखाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ईडी की जांच अभी जारी है। ईडी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं, कितना पैसा अवैध तरीके से कमाया गया और उसे कहां कहां निवेश किया गया। जांच के बाद उसकी संपत्तियों की कुर्की या दूसरे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल ईडी को अनुराग अपने घर पर नहीं मिला और न ही उसका लोकेशन ट्रेस हो सका है। उन्नाव से ज्ञानेंद्र प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात नीतीश कुमार की, जो पिछले 3 दिनों से लगातार चर्चाओं का हिस्सा बने हुए हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं, हिजाब हटाकर फंस चुके हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ पूरा का पूरा एक नैरेटिव तैयार हो चुका है, विपक्ष एकजुट हो चुका है और कट्टरपंथी भी एक्टिव हो चुके हैं। पहले मैं 3 तस्वीरें आज मैं आपको दिखाता हूं। पहली तस्वीर जरा देखिए। मुस्लिम जमात भड़के हुए हैं और नीतीश कुमार के ऊपर ये कहा जा रहा है कि एक सीएम के तौर पर शुचिता के विहीन ये काम था कि किसी महिला का आप हाथ में ऐसे हिजाब लेकर खींच रहे। सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार पर FIR की तैयारी भी है। सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि जब एक हिंदू महिला का घूंघट हटाया तब ये गुस्सा, तब ये धमकियां कहां?
लगभग 200 कमांडो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। नीतीश ने हटाया हिजाब, हंगामा बेहिसाब। नीतीश को धमकी तो बढ़ी सिक्योरिटी। नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब क्या हटाया, बिहार से बंगाल तक विरोध की आग भड़क उठी। लेकिन इन सबसे एक कदम आगे ओवैसी की पार्टी निकल चुकी है, जो नीतीश कुमार को खुलेआम धमकी दे रही है। तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे? अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। यानी नीतीश कुमार सीधे सीधे कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। ये मामला इसलिए भी संगीन है क्योंकि सीमा पार से पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने भी अंजाम भुगतने की धमकी दी है। यानी मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब हटाकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार देश के अंदर और बाहर से टारगेट पर आ गए। लेकिन नीतीश कुमार का सुरक्षा घेरा इतना मजबूत कर दिया गया है कि अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सीएम नीतीश को Z+ श्रेणी के साथ एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइसेंस यानी ASL की सुरक्षा प्राप्त है। उनकी सुरक्षा में करीब 200 ट्रेंड कमांडो तैनात किए गए हैं। इस सुरक्षा दस्ते को स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी SSG कहा जाता है। SSG में बिहार पुलिस, ITBP, CRPF, NSG और SPG के ट्रेंड कमांडोज शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम जो उनके कमांडोज हैं उनकी संख्या में ये वृद्धि हो गई है। लगभग 200 कमांडो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। ये आपको दिखाते हैं, ये नीतीश कुमार का जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का, एक अणे मार्ग का आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां सुरक्षा के तमाम जो अधिकारी होते हैं, SSG के कमांडो होते हैं, वो तैनात होते हैं। वहीं सहयोगी प्रशांत झा की रिपोर्ट आपने देखी जो कि दिखा रहे थे कि नीतीश कुमार की सुरक्षा घेरा को कैसे बढ़ा दिया गया। अब मैं जरा आपको तफसील से दिखाता हूं, वो थोड़ा एम्पलीफाई करके दिखाता हूं कि इन धमकियों के बाद नीतीश कुमार के सुरक्षा घेरे को कैसा बनाया गया। पहला घेरा जिसमें कि स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड यानी SSG को तैनात किया गया। इसके बाद दूसरा घेरा बिहार के आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। तीसरा घेरा नीतीश कुमार जिस भी जिले में रहेंगे वहां जिला पुलिस के जवान तैनात होंगे और इसके अलावा 200 ट्रेंड कमांडोज को शामिल किया गया है नीतीश कुमार की सुरक्षा के लिए। लेकिन हंगामा, बवाल और खतरा सिर्फ बिहार में नहीं, एक जगह और हंगामा है और हंगामा धर्म के नाम पर। आपको याद होगा जी न्यूज ने आपको एक्सक्लूसिव में दिखाया था हुमायूं कबीर का वो घोषणा, जब हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। पहले मस्जिद का ऐलान किया, अब मस्जिद की फंडिंग के लिए टी-शर्ट छाप दी गई, ट्रेंड चला दिया गया। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हुमायूं कबीर का बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाना, बाबरी मस्जिद के टी-शर्ट छपवाना 6 दिसंबर अंकित करवा रहा, ये सब इत्तेफाक है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है। क्योंकि शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में जहां नई बाबरी की नींव रखी गई, उसी जगह पर एक बड़ी संख्या में इस्लाम को मानने वाले मुसलमान लोग जुटते हैं। आई लव बाबरी की टी-शर्ट पहनकर वहां आते हैं, आई लव बाबरी की टी-शर्ट ट्रेंड करनी शुरू हो जाती है। तो फिर लौटकर सवाल वही आता है कि ये सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए आज से हो रहा है क्या? ये सिर्फ क्या बंगाल में आने वाले चुनाव के लिए हो रहा है क्या? पहले नारे लगे आई लव मोहम्मद, शहर शहर प्रदर्शन हुए और देश भर में आई लव मोहम्मद को लेकर गदर काटा गया। फिर ट्रेंड बदला, आई लव मोहम्मद का जवाब आई लव महादेव से दिया गया। और अब एक बार फिर देश में नए विवाद को जन्म देने की कोशिश है। नया नारा है आई लव बाबरी, जो टी-शर्ट पर छप चुका है, भाईजान के दिल से लग चुका है। क्योंकि हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखकर मजहबी माहौल बना दिया। अब आई लव बाबरी मस्जिद लिखी टी-शर्ट की बिक्री शुरू हो गई। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रीजी नगर की हैं, जहां आज जुम्मे की नमाज के मौके पर 150 रुपए में आई लव बाबरी मस्जिद लिखी टी-शर्ट बेची जा रही है।
कुछ टी शर्ट पर हुमायूं कबीर का नाम है। दुकानदारों का दावा ये कि टी शर्ट की बिक्री काफी है और मुस्लिम आबादी इसे खूब पसंद कर रही है। আমরা তো 6 তারিখ থেকে বানিয়েছি গেঞ্জি, ঠিক আছে, কিন্তু বিক্রি করছি 9-10 তারিখ থেকে। সেল তো ভালোই হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। এটা বাবরি মসজিদের সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটিটা। হ্যাঁ, দুই দিকে আছে, দেখো হুমায়ুন কবিরের নাম লেখা আছে নিচে। जब से हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखी तभी से यहाँ उनके समर्थकों की भीड़ है। सैकड़ों मुस्लिम नई बाबरी का समर्थन कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने जब से नई बाबरी मस्जिद का ऐलान किया पूरे देश में हंगामा है और अब एक बेहद संवेदनशील मुद्दे को नारे और ट्रेंड में बदलने की कोशिश है। जो सियासत कर रहे हैं, जो जिनको हंगामा चाहिए, जिनको टकराव चाहिए जनता का, ये उनकी बातें हैं। आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो हुमायूं कबीर जी से ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे लोगों को पढ़ाई की जरूरत है। बाबरी को छोड़ के वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाओ 10 करोड़ रुपए खर्च करके, तो हम लोग बढ़ चढ़ के साथ देंगे। लेकिन एक हिंदू मुस्लिम करके, एक मस्जिद का नाम पे हिंदू मुस्लिम करके आपस में भाई भाई को लड़ाना, सियासत जो लोग कर रहे हैं इसमें नहीं आना चाहिए। चाहे इसमें कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी पॉलिटिक्स हो रही है ये, हम बिल्कुल इसका समर्थन में नहीं है। सवाल ये कि आखिर बाबरी के नाम पर उकसावे वाली साजिश पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? आखिर क्यों चुनाव से पहले बंगाल में कट्टरपंथी सोच को खुली छूट दी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल से अब रुख मैं करता हूं उसकी सीमा से लगे हुए बांग्लादेश। बांग्लादेश एक साल के अंदर अंदर ये दूसरी मर्तबा है जब चलने की कगार पर है। विस्फोटक हालात वहां पर है। पीछे बांग्लादेश की तस्वीरें हैं जहां तोड़फोड़ है, आगजनी है, पत्थरबाजी है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट 2100 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में लिखी गई। और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चिंगारी पिछले साल पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर ने भड़काई थी जब 2024 में बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हुआ। लेकिन अब बांग्लादेश पर पूरी तरीके से चरमपंथी, कट्टरपंथी जिहादियों का कंट्रोल है और यही जिहादी अब सड़क पर उतरकर मुनीर के मंसूबों को पूरा करने में जुटे हैं। मुनीर का डर्टी प्लान बांग्लादेश में घमासान। पाकिस्तान से ऑर्डर आया, यूनुस ने अपना रंग दिखाया। सड़क पर मुनीर के जिहादी, भारत विरोधी नारेबाजी। आतंकियों का नंबर 1 एक्सपोर्टर यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान का ताजा पावरफुल बना CDF आसिम मुनीर फिर से वही पुराना सपना देख रहा है। सपना बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाने का, सपना भारत के खिलाफ बांग्लादेश को खड़ा करने का, सपना बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म करने का। और ये 10 तस्वीरें नापाक मुनीर के उसी जहरीले सपने के सबूत हैं। जिन्ना लैंड का जाहिल जनरल लंबे वक्त से भारत को दहलाने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ सीधी लड़ाई में पिट चुका मुनीर बांग्लादेश में आग लगाकर हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश तैयार कर रहा है। इस्लामाबाद में बैठा पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिम मुनीर देख रहा है कि कैसे उसकी भड़काई चिंगारी में ढाका जल रहा है, कैसे भारत विरोधी आग में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा उसने बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुखिया मोहम्मद यूनुस को ब्रीफ किया था। मुनीर के हुक्म और यूनुस के तामील का ही असर है कि बंग बंधु शेख मुजीब के घर पर फिर से हमला हुआ। शेख हसीना के करीबियों को निशाना बनाया जा रहा। भारतीय उच्चायोग पर फिर हमले की कोशिश की गई और बांग्लादेश के मीडिया दफ्तर भी जिहादियों के निशाने पर। पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बनने के बाद मुनीर ने POK की तरह भारत के पूर्वी हिस्से में भी दंगे वाली आतंकी साजिश के स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसकी वजह भी देखिए। बांग्लादेश में कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद एक्टिव हुए हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK की तरह आतंकियों का लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर मौजूद ISI के पुराने ठिकाने फिर से एक्टिव किए जा रहे हैं। खाड़ी देशों और पाक फंडिंग के जरिए कट्टरपंथी ट्रेनिंग फिर शुरू हुई। यानी जिस पाकिस्तान के अत्याचार से बांग्लादेश 53 साल पहले आजाद हुआ, वही बांग्लादेश एक बार फिर मुनीर ट्रैप में फंसकर अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिख रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है उस्मान हादी को लेकर के। उस्मान हादी का शव ढाका पहुंचा दिया गया है। उस्मान हादी जिसको गोली लगने के बाद सिंगापुर ले जाया गया था इलाज के लिए, जहां उसकी मौत हुई, उसके बाद सिंगापुर से उस्मान हादी के शव को ढाका लेकर पहुंचाया गया। कल ढाका में उस्मान हादी का अंतिम संस्कार होगा। बांग्लादेश में हंगामा जारी है। तस्वीर जरा देखिए, ये उस्मान हादी के पार्थिव शरीकों के बॉडी को लेकर के आया गया है सिंगापुर से। उस्मान हादी के बारे में कहा जाता है कि बांग्लादेश के अंदर
शेख हसीना की सरकार बदलने में, उनको गिराने में उस्मान हादी मुख्य रोल में था। 8 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने, ढाका 8 से उस्मान हादी को चुनाव लड़ना था, लेकिन उसके पहले ढाका के पलटन इलाके में उस्मान हादी को गोली मारी गई। इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, नहीं बच पाया। उसके बाद अब उस्मान हादी के शव को ढाका लेकर के आया गया। जो लोग शतरंज के शौकीन हैं, वो शतरंज का एक बेसिक नियम जानते हैं। पहले कोई भी खिलाड़ी प्यादे को आगे बढ़ाता है, लेकिन कभी आखिरी घर तक पहुंचने नहीं देता है। और ऐसा ही हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। हम जिस हादी की बात कर रहे हैं, जिस हादी के शव को लेकर के आया गया, ये मुनीर और यूनुस का वही प्यादा है। ये हादी कौन है? कैसे हादी की आड़ में बांग्लादेश को 2 बार जलाने की प्लानिंग हो चुकी? शेख हसीना के तख्तापलट में हादी का रोल क्या था? हादी को इलेक्शन भी लड़ना था, तो उसके ठीक पहले घटनाक्रम कैसे हुआ? सब कुछ इस रिपोर्ट में जरा देखिए। नाम शरीफ उस्मान हादी, वो नाम जिसने बांग्लादेश को 2 बार जलाया। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बार उस्मान हादी के जिंदा रहते बांग्लादेश जल उठा, और अब उस्मान हादी की मौत ने बांग्लादेश को जलने पर मजबूर कर दिया है। हादी हादी चिल्लाती ये पूरी कट्टरपंथी जमात 2024 के तख्तापलट वाले ही जिहादी हैं, जिन्होंने विदेशी साजिश की शह पर यूनुस को तख्त पर बैठाया। हादी की अगुवाई में यूनुस को बांग्लादेश का ताज पहनाया, लेकिन अब वही जिहादी अपने नेता उस्मान हादी की मौत से बिलबिलाए हुए। दरअसल उस्मान हादी ही वो जिहादी था जिसने जुलाई अगस्त में पाकिस्तान के इशारे पर शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन खड़ा किया। हादी ने इनकलाब मंच नाम का एक संगठन खड़ा किया था, जिसका मकसद था भारत से सहयोग और बेहतर समझ वाला रिश्ता बनाकर चलने वाली शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करना। प्यादे की तरह इस्तेमाल हुए उस्मान हादी को तख्ता पलट में कामयाबी तो मिली, लेकिन अब हादी खुद वजीर बनने की ख्वाहिश पाल बैठा था, और नतीजा ये हुआ कि शरीफ उस्मान हादी खुद साजिश वाली गोली का शिकार हो गए। दरअसल उस्मान हादी इनकलाब मंच का चीफ था और हादी फरवरी 2026 में चुनाव लड़ने वाला था, लेकिन 12 दिसंबर को प्रचार के दौरान हादी को गोली मार दी गई। जिस वक्त हादी को गोली मारी गई तब वो मस्जिद से निकल रहा था। हादी को इलाज के लिए सिंगापुर तक भेजा गया, लेकिन सिंगापुर में इलाज के दौरान 18 दिसंबर को हादी की मौत हो गई। हादी की मौत वाली खबर के बाद जो जिहादी सड़क पर भारत विरोधी बवाल मचाए हुए हैं, उन्हें ये खबर ही नहीं कि हादी की हत्या के पीछे खुद मुनीर और मोहम्मद यूनुस की कितनी बड़ी साजिश, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने तख्ता पलट के बाद ही हादी के इनकलाब मंच को भंग कर दिया था। उसके नेताओं पर कुछ अघोषित पाबंदियां लगा दी गई थी ताकि उनकी सरकार के खिलाफ कोई नया आंदोलन न खड़ा कर सके, लेकिन बावजूद इसके हादी फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव में लड़ने का मन बना चुका था। हादी की यही ख्वाहिश मुनीर एंड कंपनी की साजिशों में कांटा बन चुकी थी। मुनीर जानता था कि अगर हादी को कुछ हुआ तो बांग्लादेश में उसके युवा समर्थक फिर से आग लगा देंगे, और 12 दिसंबर को वही हुआ। उस्मान हादी की हत्या हुई और फील्ड मार्शल ने हिंदुस्तान पर आरोप लगाकर बांग्लादेश को एक बार फिर आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में हादी की हत्या और बांग्लादेश में हंगामा, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मकसद, एजेंडा और 2 बड़े मकसद हैं। पहला मकसद है किसी भी हाल में भारत के खिलाफ नफरत भड़काना, और दूसरा मकसद बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को निशाना बनाना। 2024 जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, उस वक्त जो हिंसा हुई, तब भी चुन चुनकर बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया। भगवा पहने हुए जो शख्स मिला उसके कपड़े फाड़े गए, उसको मारा गया। अब एक बार फिर वही नफरत, वही हिंसा सामने आ रही, और वैसी हिंसा उसी पैटर्न भड़काकर मुनीर एंड कंपनी सिर्फ एक टारगेट पर है, हिंदुओं को टारगेट करना। जो बांग्लादेश में पैदा हुए, जिन्होंने बांग्लादेश को अपने खून पसीने से सींचा, बांग्लादेश की धरती पर रहकर जिन्होंने बांग्लादेश के तराने गाए, आज वही चेहरे बिलखने पर मजबूर हैं। कसूर सिर्फ इतना कि ये हिंदू हैं। ये बांग्लादेश के मेमनसिंह में रहने वाला परिवार है। इस परिवार के बेटे की कट्टरपंथियों ने निर्मम हत्या कर दी और हवाला दिया गया ईश निंदा का। बांग्लादेश में मचे कोहराम के बीच दीपू चंद्रदास नाम के युवक को पहले बुरी तरह पीट कर मार दिया गया और फिर उसकी लाश को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। आरोप है कि मुसलमान लोगों की भीड़ ने हिंदुओं की झोपड़ी में आग लगाकर पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की है, और जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो मुस्लिम भीड़ घेर कर हिंदुओं को मार मार कर अधमरा कर रही है, और इस घिनौनी करतूत में महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। बांग्लादेश में बेलगाम हो गए हैं कट्टरपंथी। हिंदू के नाम पर क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या महिलाएं, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है।
बांग्लादेश के कोने कोने से हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें एक बार फिर दुनिया को डरा रही। मुनीर की शय पर एक तरफ बांग्लादेश जल रहा है, जिसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको, तो दूसरी तरफ मुनीर पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की जड़ें मजबूत करने में जुटा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक जो बिल में छिप गया था, एक बार फिर खुलेआम दुनिया के सामने उसको लाया जा रहा है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और जितने बाकी छोटे छोटे आतंकी गुट हैं, वो सब हाथ मिला चुके हैं, मीटिंग कर रहे हैं आपस में। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक आदमी के इशारे पर। वो आदमी है पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आसिम मुनीर। इसके बाद लगे रहा कि मुनीर को पाकिस्तान का सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नहीं, बल्कि सीटीएफ यानी चीफ ऑफ टेररिस्ट फोर्स बना दिया गया। और ये क्यों कह रहा हूं मैं, उसके ग्राउंड साबित करने के लिए रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। नापाक साजिश का नया चैप्टर, फिर जुटे टेरर कैरेक्टर। बहावलपुर टू फैसलाबाद, आतंकियों की जमात। ये दो तस्वीरें पाकिस्तान में आतंकियों के नए गठजोड़ की गवाह है। जिस मुल्क में सेना और सरकार के खिलाफ गृहयुद्ध छिड़ा है, वहां आर्मी चीफ की शह पर आतंकी एकजुट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गिनती इससे कहीं ज्यादा है, खतरा इससे भी कहीं ज्यादा, और साजिश की तो गिनती ही मुश्किल है। तो राजनीति में आज के लिए सिर्फ इतना ही।